हेलो, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। वैसे तो सिलेबस में नहीं है अब करंट सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं इसे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकली बिहेवियर क्या होता है, उसकी क्या प्रोसेसेस होती है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मतलब, जो ग्रेजुअल और ऑर्डरली चेंजेस होते हैं बायोलॉजिकली, फिजिकल लेवल पे क्या क्या चेंजेस होते हैं एक स्पीशीज़ के अंदर। जैसे ह्यूमन की स्पीशीज़ होगी, उसकी प्लांट्स की स्पीशीज़ होगी, एनिमल्स की स्पीशीज़ होगी, वगैरह-वगैरह। चेंजेस कैसे? एनवायरनमेंट की डिमांड के लिए अडैप्ट करने के लिए। एनवायरनमेंट की जो भी डिमांड्स है या एनवायरनमेंट जो भी चेंज हो रहा है उसको अडैप्ट करने के लिए जो भी चेंजेस आते हैं फिज़िकल लेवल पे, उसे हम इवोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है? अब कौन-सी प्रोसेस से इवोल्यूशन के चेंजेस सिलेक्ट होते हैं, वो उसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जो भी ट्रेट तुम्हें सर्वाइव या लंबा जीने में हेल्प करे या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करे कि तुम्हारे जीन्स पास ऑन हो नेक्स्ट जनरेशन पे, अ, वो फेवर होते हैं नेचुरल सिलेक्शन में, ठीक है? उसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट है फिटनेस का। फिटनेस मतलब अ, ऐसी एबिलिटी जिससे जो ऑर्गेनिज़्म है उसके जीन्स है वो लंबे समय के लिए सर्वाइव कर सके। अब सर्वाइव 2 तरीके से कर पाएँगे, या तो वो हेल्थ बढ़िया रहेगी तो लॉन्ग समय तक जिएगा, नहीं तो रिप्रोडक्शन होगा, उसके जीन्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ठीक है? अब हम आते हैं किस पे, 3 इम्पोर्टेंट फीचर इवोल्यूशन के, ह्यूमन बीइंग्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो ह्यूमन बीइंग्स को क्या डिस्टिंक्ट करते हैं इवोल्यूशन के हिसाब से दूसरे स्पीशीज़ से, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? पहले तो वो बड़ा ब्रेन है, बड़ा डेवलप्ड ब्रेन है दूसरों के मुकाबले, ज़्यादा कैपेसिटी है ब्रेन की सोचने की, कॉग्निशन की, ठीक है? 2 पैरों पे चल सकते हैं, ज़्यादातर जानवर 4 पैरों पे चलते हैं, ह्यूमन बीइंग्स 2 पैरों पे चल सकते हैं, ठीक है? क्या है, फ्री हैंड है, जिसमें थंब है, थंब अलग है, वो काम कर सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिंगर्स, ठीक है? अब हम आते हैं किस पे, यूनिकनेस। यूनिकनेस इंडिविजुअल में कहाँ से आती है? उसके जीन्स और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से। एनवायरनमेंट की जो डिमांड होगी और जो जीन्स उसे मिले होंगे हेरिटेंस से, उनके इंटरेक्शन से यूनिकनेस या इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं ह्यूमन ब्रेन पे। ह्यूमन ब्रेन की क्या क्वालिटी है कि उसके 2.5% पूरी बॉडी का हिस्सा है वो, ठीक है? इतना तो वेट है ह्यूमन ब्रेन का। सबसे हाई है स्पीशीज़ में। इन कंपैरिज़न टू अदर स्पीशीज़ ह्यूमन ब्रेन की डेंसिटी इन कंपैरिज़न टू इट्स बॉडी इज़ हायर, ठीक है? सेरिब्रम एक ब्रेन का हिस्सा है, वो ज़्यादा इवॉल्व्ड है। सब स्पीशीज़ में होता है लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में ज़्यादा डेवलप्ड है इन कंपैरिज़न टू ऑल द अदर स्पीशीज़, ठीक है? अब आते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पे। इसमें हमें क्या पता है कि बायोलॉजिकली यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम में 12 बिलियन न्यूरॉन है, ठीक है? तो न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या है कि जो भी स्टिमुलस आ रही है, जो भी सेंसरी तुम्हें आ रही है इंफॉर्मेशन, उसे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है? वो इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी, उसे पास ऑन करना नर्व्स के थ्रू, ठीक है? न्यूरॉन्स का ये मेन फंक्शन है कि वो उस इंफॉर्मेशन को पास करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ब्रेन, बॉडी के बीच में, ठीक है? अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन 2 तरीके से हो सकता है। जो सेंस ऑर्गन है या न्यूरॉन्स हैं बीच के इंटरमीडिएट, वो कहाँ इंफॉर्मेशन भेजते हैं? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में, ठीक है? अब अगर तुम्हें अपनी बॉडी या हाथ को कंट्रोल करना है तो वो इंफॉर्मेशन वापस आती है, लूप पूरा होता है जब ब्रेन से, सीएनएस से वो मोटर ऑर्गन्स में जाती है, मसल्स या ग्लैंड्स में, ठीक है? एक टाइम पे एक ही तरीके से इंफॉर्मेशन जाती है न्यूरॉन में। न्यूरॉन में बाई डायरेक्शन नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है न्यूरॉन। अब आते हैं न्यूरॉन के कंपोनेंट्स पे। पहला कंपोनेंट क्या है? सोमा या सेल बॉडी, जो मेन बॉडी होती है न्यूरॉन की, ठीक है? उसके अंदर क्या कंटेन होता है? एक न्यूक्लियस, जिसके अंदर जीन्स होते हैं न्यूरॉन के या फिर जो भी बॉडी के, उसके अंदर वो जीन्स कंटेन होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है न्यूक्लियस का? सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, कि सेल को रिप्लाई करना है, न्यूरॉन्स को अगर बढ़ाना है तो वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस से आएगा। या प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी चाहिए तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जो भी उस फूड सोर्स है वगैरह, तो ये भी उसका हेल्प करता है। क्या? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और बॉडी के बीच में फ्लूइड, जिससे केमिकल्स आसानी से पास ऑन कर सकें, ठीक है? तो वो साइटोप्लाज्म कहते हैं उसे। अब आते हैं हम डेंड्राइट्स पे। ये क्या है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या होते हैं एकदम स्टार्ट में होते हैं एकदम। ये सेल बॉडी को सराउंड करते हैं। इनसे क्या होता है कि रिसीविंग एंड्स होते हैं, इससे हमें न्यूरल इम्पल्सेस या जो भी इलेक्ट्रिको बायोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं वो हम क्या करते हैं
ऑब्जर्व एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और ट्रांसफर करते हैं। ये कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कंडक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेंड्राइट्स, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सोन्स पे। एक्सोन क्या है? एक्सोन पूरी बॉडी है, एक्सटेंडेड, ये बॉडी होगी, अब ये एक्सटेंड हो रही है, तो इसे हम एक्सोन कहेंगे। और इस पे जो भी तुम्हारे न्यूरल इम्पल्सेस है डेंड्राइट से हो गई, ये जंप करके इधर टर्मिनल्स पे पहुंचते हैं। तो हमारे पास क्या है? टर्मिनल बटन्स। ये टर्मिनल पॉइंट है, स्टार्ट डेंड्राइट से हुई, एंड कहाँ हो रहा है? टर्मिनल पे, ठीक है। तो नर्व्स क्या है? नर्व्स में मेनली कंसिस्ट क्या होती है? एक्सोन की, ठीक है। तो नर्व्स में एक्सोन्स का बंडल्स होते हैं, ठीक है, जो भी हम नर्व्स बोलते हैं। और नर्व इम्पल्स क्या होती है? इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर बायोकेमिकली। अब नर्व पोटेंशियल क्या है? नर्व पोटेंशियल क्या है कि जो भी चेंज आते हैं, क्योंकि बायोकेमिकल है और इलेक्ट्रिकल है इम्पल्सेस, तो इलेक्ट्रिकल है तो चार्जेस में वेरिएशन भी आएगी, उस चार्ज के वेरिएशन को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? नर्व पोटेंशियल। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑल और नल पे, ठीक है। या तो पूरा कंप्लीटली होगा, एक थ्रेशोल्ड होता है, अगर वो थ्रेशोल्ड मैच हो रहा है चार्ज का या पोटेंशियल का, तो नर्व का सिग्नल जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। या तो थ्रेशोल्ड पार हो रहा है तो जाएगा, अगर थ्रेशोल्ड पार नहीं हो रहा तो वो नहीं जाएगा। बीच की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो से थ्रेशोल्ड के बीच में। अब हमारे पास क्या आ रहा है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो होती है कंडक्शन की, जो भी पोटेंशियल की, वो सेम रहती है थ्रू आउट एक्सोन, ठीक है। अब आते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे। दो न्यूरॉन्स हैं, दोनों आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में थोड़ा गैप है, ठीक है। उस गैप को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स या सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है? केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के अंदर, वो क्या होता है? इसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के, और फिर वो न्यूरो जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होती है, वो न्यूरो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाती है, और फिर ऐसे नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब आते हैं हम नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर पे। अब लोकेशन के हिसाब से हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले पेरिफेरल पे बात करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या 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 मतलब हो गया कि ये सेंट्रल नहीं है, ये मेन प्रोसेस नहीं है, साइडवेज है, ठीक है। ये बॉडी जैसे अगर बॉडी है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से एक तो होगा एकदम सेंटर में, जैसे प्रोक्सिमो डिस्टल, तो जो प्रोक्सिमो में है तो वो क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो डिस्टल में है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के एक्सटेंडेड पार्ट, डिस्टेंट पार्ट्स पे है, ठीक है। अब कितने तरीका का होता है यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो भी वॉलंटरी एक्शन है, जो भी तुम अपने फ्री विल से ले रहे हो, जो भी तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है, वो एक्शन आते हैं। तो इसमें दो तरीके के नर्व्स है हमारे पास। एक तो होगी क्रैनियल नर्व, जिसके 12 सेट होते हैं, और जो मेनली ब्रेन में होती है, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व्स के मेन फंक्शन क्या है? वो दो फंक्शन के हिसाब से हमने उससे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो सेंसरी मतलब एफरेंट, इसमें क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है, ठीक है। मोटर में क्या होता है? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स या उनकी तरफ जाती है। मिक्स्ड में के दोनों होती हैं, सेंसरी भी और मोटर फाइबर्स भी, ठीक है। अब आते हैं हम स्पाइनल नर्व्स पे। अब स्पाइनल नर्व्स क्या होता है? इसमें दोनों सेट होते हैं, लेकिन मेन कहाँ वो फंक्शन करती है? जैसे क्रेनियल तो ब्रेन के अंदर है, तो स्पाइनल क्या होगी? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो भी नर्व्स होती है, इनका भी मेन काम वही है कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना ब्रेन से मोटर ऑर्गन्स की तरफ, और सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ। तो ये क्या है? एक तरीके का हाईवे है, ठीक है। तो इनका मेन काम ये है। अब हम आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ये दूसरे तरीके का नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल का, ठीक है। इसमें क्या है? हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इन प्रोसेसेस पे। ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल है, ये अपने आप होती रहती हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया, सलाइवा हो गया, आई ब्लिंकिंग होगी, इमोशनल रिएक्शंस हो गए, ब्रीदिंग होगी, ये ऑटोमेटिक काम करती रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर दो डिवीजन है। अब दो टाइप है, इनका मेन काम क्या होता है? इक्विलिब्रियम बना के रखना। बॉडी की एक रेंज होती है, जैसे बीपी है तो एक रेंज के अंदर रहेगा, हार्ट रेट है एक रेंज के अंदर रहेगा, तो उस रेंज को मेंटेन करने का फंक्शन क्या है? इनके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। अब दो डिविजन्स कौन कौन सी है? एक तो सिंपैथेटिक हो गया। सिंपैथेटिक का होता है जब हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें हमें फ्लाइट और फ्लाइट रिएक्शन देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रोड पे जा रहे हो, एकदम गाड़ी चल रही है, तो उसमें फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होगा कि कहीं ठुक ना जाओ, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। या फिर कोई कुत्ता पीछे पड़ गया तो वो फाइट एंड फ्लाइट हो गया। कोई जानवर आ गया जंगल में,
तो उसका ध्यान रखना। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। इसमें क्या है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा आती है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अ, अब हम कहाँ आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। तो इसमें क्या है, इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ज़्यादा फोकस है। एक तो इमरजेंसी के लिए हो गया, जिसमें तुम हाइपर एक्टिव हो गए। इसमें क्या है, तुम रिलैक्स्ड हो गए, रिलैक्स स्टेट में, रेस्ट में रहोगे। तो इसका मेन काम क्या है, रूटीन जो फंक्शन है बॉडी के इंटरनल सिस्टम, उन्हें मेंटेन रखना, ठीक है, कि ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, स्टेबल स्टेट बनी रहे बॉडी के अंदर। तो उसका मेन काम ये है। अब वो कैसे इफेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, वो तुम ऐसे देख सकते हो, ये दो सिस्टम, ठीक है, कि प्यूपिल बंद, एक में प्यूपिल कम हो रही है, एक में बढ़ रही है, ठीक है। आंसू आ रहे हैं नहीं आ रहे, सैलिवेशन कैसा है, हार्ट रेट कैसा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है, ये हार्ड बोन्स के अंदर रहता है, ठीक है। जो भी बोन्स होती है, स्कल हो गया, स्पाइनल कोड होगी, उसके अंदर क्या होता है, ये मेनली ये नर्वस सिस्टम काम करता है। अब वो ये सेंटर है हर न्यूरल एक्टिविटी का। इधर से हमें मीनिंग मिलता है, हमारी जो भी थिंकिंग प्रोसेसेस है वो यही काम करती है, ठीक है। कॉग्निटिव जो भी प्रोसेसेस होती है, ठीक है, सारी जो भी हमारे पास सेंसरी डेटा है, जो भी बॉडी में या एनवायरनमेंट से हर जगह आ रहा है, वो सारा जाके इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पेशली ब्रेन में जाके प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। मोटर कमांड्स भी सारी यहीं से मिलती है कि हाथ, आ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसकी मोटर कमांड्स कहाँ है, ब्रेन से आ रही है, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स ब्रेन से आ रही है, ठीक है। अब आते हैं हम ब्रेन और बिहेवियर के रिलेशनशिप के अंदर। जैसे ब्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक, हमें पता है कि ब्रेन क्या है, आ, ब्रेन 1.36 केजी का है। ओवरऑल 100 बिलियन न्यूरॉन है, ठीक है, बॉडी के अंदर। आ, और पहले ओल्ड लिम्बिक सिस्टम आया इवोल्यूशन के हिसाब से, उसमें क्या था, ओल्ड में लिम्बिक सिस्टम था, ब्रेन थी, सेरिबेलम था। फिर जो नया रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है, उसमें क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये ब्रेन भी इवॉल्व होता रहता है टाइम के हिसाब से। अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन कैसा है, जैसे तुम देख सकते हो ब्रेन का स्ट्रक्चर ये है, ये सारे ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो भी लोअर स्ट्रक्चर है ये पहले आए, और ये जो फ्रंट के स्ट्रक्चर हैं ये बाद में आए, जो टॉप के हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्रेन के पार्ट्स में। तो 3 पार्ट है मेन। हिंड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन हो गया। हिंड ब्रेन के क्या-क्या पार्ट्स हैं? मेडुला ओब्लंगाटा, तो इसमें क्या है, सबसे लोअर पोजीशन है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। इसका मेन काम क्या है, बेसिक लाइफ के एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखना, ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह-वगैरह, ठीक है। पोन्स पे आते हैं। पोन्स क्या है, मेडुला और मिड ब्रेन को कनेक्ट करने वाली क्या ऑर्गन। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि जो भी ऑडिटरी सिग्नल्स हैं, जो भी आवाज़ आ रही है, जो भी हियरिंग है, उसमें ये रोल प्ले करता है, ठीक है। ड्रीम्स में ये फंक्शन प्ले करता है, और तुम्हारी ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन जो भी लंग्स के, इसको कंट्रोल करके रखता है। फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे तुम्हारी इमोशनली, तो ये उन पे भी काम करता है थोड़ा, ठीक है। सेरिबेलम, इसका मेन काम क्या है, पोस्चर और इक्विलिब्रियम बॉडी का मेंटेन रखना, ठीक है। मसल के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, मसल कैसे मूव कर रही है, किस तरीके से मसल मूव कर भी रही है नहीं, वगैरह वगैरह, इन सबको मेंटेन रखता है सेरिबेलम। मिड ब्रेन पे आते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका मेन काम क्या है, अराउज करना, अटेंशन पे करना, अलर्ट रहना, ठीक है। जो भी सेंसरी ऑर्गन्स आ रहे हैं तुम्हारे सामने, क्या हो रहा है उस, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जो भी तुम अलर्टनेस है उस पर फोकस करता है, ठीक है। फोर ब्रेन, अब फोर ब्रेन में मेन क्या है, कि ये सारे कॉग्निटिव, इमोशनल और मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। यह है अल्टीमेट, तुम कह सकते हो फ्री विल जहाँ से आती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस इसका हिस्सा है, और हाइपोथैलेमस का क्या काम है, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जो भी इमोशन या मोटिवेशन में होती है, उन्हें कंट्रोल करना। जो भी नीड्स हैं तुम्हारी, उन सबको, उनके ऊपर कंट्रोल रखना। जैसे कि ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेक्सुअल अराउजल, इन सब का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है, ठीक है। अब जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे भी कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, किसके थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू। मेन ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो हम बाद में पढ़ेंगे अभी। अब आते हैं हम थैलेमस के अंदर, ठीक है। थैलेमस क्या है, थैलेमस का मेन काम क्या है, रिले स्टेशन करना। इधर से ही सारी जो भी है, क्या कहते हैं, तुम इसे टोल बूथ की तरह मान सकते हो, कि यहीं से सारी सिग्नल्स जाते हैं। सेंसरी सिग्नल हो गए या फिर मोटर सिग्नल्स हो गए, ये सारे इसी के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लिम्बिक सिस्टम पे। लिम्बिक सिस्टम क्या है,
होम्योस्टेसिस इक्विलिब्रियम बना के रखना, बॉडी का टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री है तो 37 डिग्री मेंटेन करके रखना, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो स्वेट करना और सर्दी होगी तो बॉडी को गर्म रखना, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना, ब्लड शुगर मेंटेन करके रखना। तो ये हाइपोथैलेमस से एसोसिएटेड है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अब इस दो पार्ट हैं इसके लिम्बिक सिस्टम के, एक तो हिपोकैम्पस हो गया जो मेमोरी पे कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। एमिगडाला जो ज़्यादातर इमोशंस पे फोकस करता है, ठीक है। अब आते हैं हम सेरिब्रम पे या सेरिबल कॉर्टेक्स पे। ये हायर लेवल की कॉग्निशन पे फोकस करता है, लॉजिक, थिंकिंग, मेमोरी, जो भी तुम्हारी कॉग्निटिव प्रोसेस है, सिंबल, एसोसिएशंस, कनेक्शंस बनाना ब्रेन में, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रेन के फिजिकल फीचर्स पे। ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक तो हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर जो लैंग्वेज, लॉजिक इन सब पे ध्यान देता है, और एक हो गया राइट हेमिस्फीयर जो विजुअल्स या फिर पैटर्न्स पे ध्यान देता है, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट क्या करता है, एक वाइड बंडल ऑफ फाइबर्स, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कोलोसम। ये मैसेज जो भी एक्टिविटी हो रही है दो हेमिस्फीयर में, उससे कनेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब चार लोब हो गए, चार एरिया, जो भी हमने मेन मेन एरिया डिवाइड कर दिए, तो हमने स्पेसिफिक पार्ट्स डिस्कस किया अभी तक। अब आते हैं लोब पे, जो भी ओवरऑल चार एरियाज हैं, ठीक है। तो चार एरिया क्या है, इसमें क्या है कि एक तो हो गया फ्रंटल लोब जिसमें कॉग्निशन होता है, फोर ब्रेन ज़्यादातर इसी का हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, इनहिबिशन होता है कि ऑटोमेटिकली या इमोशनली इंसान रिएक्ट ना करे, अपनी थिंकिंग का यूज़ करे, ठीक है। पेरिटियल लोब, इसमें क्या होता है कि सेंसेशन पे ज़्यादा फोकस होता है, जो भी विजन है या फिर जो भी हियरिंग है, इन सब पे ये प्रोसेसिंग में ध्यान इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं टेम्पोरल लोब पे। टेम्पोरल लोब में क्या होता है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, उस पे उसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, मेमोरी पे इन्वॉल्व होता है, स्पीच या रिटन लैंग्वेज वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आते हैं हम ओसिपिटल लोब पे। इसमें हम विजुअल इन्फॉर्मेशन मेनली जो होता है, उसके इंटरप्रिटेशन पे फोकस होता है, ठीक है। अब आते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है रोप लाइक बोन्स का, ठीक है, जिसके अंदर नर्व्स फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट होती है ब्रेन से, हेड से, और जाती है तुम्हारी लोअर बैक तक, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि जो भी नर्व्स इम्पल्सेस आ रही है उन्हें क्या, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना थ्रू आउट बॉडी की, बॉडी का पूरे स्ट्रक्चर में वो नर्व्स कम्युनिकेशन हो सके, सेंसरी का और मोटर का, ठीक है। अब क्या परफॉर्म, अब सिंपल रिफ्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो इनवॉलंटरी है, जो ऑटोमेटिक है, जो तुमने इवोल्यूशन के थ्रू जो भी तुम्हारे रिस्पॉन्सेज है जो तुमने सीखे, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन क्या, जो हार्मोन्स को सेक्रेट, ऐसे ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स जो हार्मोन्स को सेक्रेट करे और हार्मोन के सेक्रेशन से बिहेवियर या बॉडी की एक्टिविटीज पे कंट्रोल हो। अब हार्मोन्स कहाँ से सर्कुलेट होते हैं, हार्मोन सर्कुलेट होते हैं इन ग्लैंड से, और वो कहाँ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो बॉडीज के हर एरिया में फैल जाते हैं, ठीक है। और जो मेन मेन ग्लैंड्स हैं वो अलग अलग तरीके का हार्मोन क्या सेक्रीट करते हैं। ऐसे ग्लैंड्स की लिस्ट होगी तुम्हारे सामने, पिट्यूटरी, थायराइड वगैरह वगैरह, ठीक है। पिट्यूटरी की बात करते हैं क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। तो इसे मास्टर ग्लैंड क्यों बोला गया, क्योंकि यही सारे दूसरे हार्मोन्स की एक्टिविटीज को मेनली कंट्रोल करता है, जो ब्रेन है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो हार्मोन्स है, उन तुम्हारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी एक्टिविटीज या ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब दो हिस्से हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोनल सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, और पोस्टीरियर, ठीक है। अब आते हैं हम थायराइड ग्लैंड पे। इसका कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन। अब ये क्या कंट्रोल करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म कैसा है, एनर्जी कैसे है, ऑक्सीजन कैसी है, आ भी रही है नहीं, ठीक है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वगैरह वगैरह। और ये एलिमिनेशन है, जो भी बॉडी के टॉक्सिन्स है, वेस्ट है उसके, उसमें भी हेल्प करता है, क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब मेन हार्मोन की, अब पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आता है जो इसमें क्या करता है, इसे रेगुलेट करता है, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो हिस्से हैं, एड्रिनल ग्लैंड के, ठीक है। एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कोर्टेक्स में क्या होता है, जो हार्मोन्स आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, क्या है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, वो इसकी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, ठीक है। मेन काम क्या है इन हार्मोन्स का, इन हार्मोन्स का मेन काम है कि फिजियोलॉजिकल पर्पस, बॉडी में मिनरल कैसे है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, उनका यूज कैसे करना है, ठीक है।
तो वो ये ध्यान देता है। अब दूसरे आते हैं हम 2 हॉर्मोन्स पे, वो क्या है मेडुला के एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। ये किस पे फोकस करते हैं? सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। जैसा कि सिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो गया, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, हार्ट रेट कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, मेटाबॉलिक रेट, तो ये इन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है? अब आते हैं हम पैनक्रियास पे। इसका मेन हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन किसका? मेनली ग्लूकोज का। लीवर ग्लूकोज को कैसे हैंडल कर रहा है, ब्रेक डाउन कैसे कर रहा है, वगैरह वगैरह। अगर शुगर ढंग ग्लूकोज मतलब शुगर, तो अगर शुगर ढंग से कंट्रोल नहीं हुई तो डायबिटीज भी हो सकती है। वो इस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है, इंसुलिन के, ठीक है? अब हम आते हैं गोनाड्स पे। गोनाड्स मतलब जो टेस्टिस होते हैं मेल के, एंड्रोजन, सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है? जो भी सेक्सुअल डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। तो कौन सा हार्मोन है? वो टेस्टोस्टेरोन, मेन हार्मोन जो है, वो एग्रेशन पे भी क्या करता है? इफेक्ट करता है, ठीक है? अब फीमेल्स में क्या है? ओवरीज, जो सिक्लिकल पैटर्न होता है, ठीक है? एग जनरेशन का, वो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? वो क्या है? एस्ट्रोजन, ठीक है? तो इसका मेन काम क्या है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, ठीक है? तो हर एक साइकिल होती है कि हर 1 महीने में 1 बार एग या ओवम आएगा, जिसमें क्या क्या है? फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो उसका मेन काम ये है एस्ट्रोजन का, कि सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करना, ठीक है? प्रोजेस्टेरोन का मेन हेल्प क्या है? कि रिसेप्शन हो, कि ढंग से रिसीव कर पाए स्पर्म वगैरह को, कि अगर इम्प्रेग्नेंट होना हो, ठीक है? तो उस चीज़ में प्रोजेस्टेरोन मेन फंक्शन करता है। अब मेंटेन और रेगुलेट कौन सा हार्मोन करता है पिट्यूटरी से? वो है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है? अब आते हैं हेरिडिटी पे, कि जीन्स और बिहेवियर का क्या रिलेशनशिप है। पहले तो जीन्स क्या है? जीन्स क्या है? जो हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पेरेंट्स या एंसेस्टर्स वगैरह से हमने ऑब्टेन करी है, ठीक है? अब इसमें मेन फंक्शन क्या करता है? ज़ाइगोट, कि ज़ाइगोट क्या है? जो पहला फॉर्म है बच्चे का, जो स्पर्म और एग के कॉम्बिनेशन से जो भी अ, एक यूनिक सेल बनता है, उसे हम ज़ाइगोट कहते हैं, ठीक है? अब उस ज़ाइगोट में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का क्या फ़र्क है? कि वो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो सारी ये कंटेन करते हैं, ठीक है? अब हर एक स्पीशीज़ के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ह्यूमन्स के अंदर 46 है। 23 तो मदर से, 23 फादर से, ठीक है? अब हम आते हैं, हर क्रोमोसोम्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स है। अब लास्ट में जो 23rd क्रोमोसोम है, आ, वो 2 टाइप का हो सकता है, एक्स या वाई। और अगर 23rd क्रोमोसोम का जो पेयर है, अगर वो एक्स एक्स हुआ, तो जो चाइल्ड है वो फीमेल होगा, एक्स वाई हुआ तो मेल होगा। और अगर उल्टा सीधा हुआ तो ट्रांसजेंडर, ठीक है? अब क्या आ रहे हैं हम उस पे, मेन सब्सटेंस कौन सी होती है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है क्रोमोसोम के अंदर? उसे हम कहते हैं डीएनए, डिऑक्सीराइबोइक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? अब आते हैं हम जीन्स पे। जीन्स तो हमें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, जेनेटिक कमांड्स, ठीक है? अब हम आते हैं जीन्स, दो चीज़ें डिटरमाइन करता है। एक तो है फिनोटाइप, ऑब्जर्वेबल ट्रेट, जो भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, स्ट्रेंथ कितनी है, बॉडी कितनी है, वगैरह वगैरह, जो जेनेटिकली डिटरमाइन कर सके हम। जीनोटाइप, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, ठीक है? बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है सामने, जो भी इंडिविजुअल है। म्यूटेशन क्या होता है? जीन्स में जो भी चेंज होता है इवोल्यूशन के हिसाब से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो भी लॉन्ग टर्म में चेंज होता है जीन्स में, या फिर शॉर्ट टर्म में जो भी चेंज हो सकता है, अगर मेडिसिन होगी या फिर एनवायरनमेंट के थ्रू कुछ आ गया, तो उससे जीन्स में क्या चेंज होता है, उसे भी हम म्यूटेशन के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है? कल्चरल बेसिस पे फोकस करते हैं कि कल्चरल बेसिस क्या है बिहेवियर के। हमें पता है सेक्सुअल बिहेवियर है, ये सोशल नॉर्म से काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कि पार्टनर की प्रेफ़रेंसेस के हिसाब से ही इंसान अपना वो चुनता है, क्या कहते हैं, पार्टनर, अपनी प्रेफ़रेंसेस के हिसाब से, ठीक है? अब इस फिनोमेना को स्टडी क्या करता है? मेन बिहेवियर को, उसे हम कहते हैं सोशियोबायोलॉजी, जो बिहेवियर और सोसाइटी के बीच के इंटरेक्शन को स्टडी करे, ठीक है? इसमें हम क्या फिर स्टडी कर रहे हैं? इंक्लूसिव फिटनेस। ऐसा कौन-सा बिहेवियर है जो तुम्हारे रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ाएगा, ठीक है? कि तुम्हारे पार्टनर मिले, वो पार्टनर तुम्हारे साथ रहे लॉन्ग टर्म में, तुम्हारे बच्चे हो वगैरह, वगैरह, तो वो कौन-सा बिहेवियर है, उसे हम इंक्लूसिव फिटनेस के कॉन्सेप्ट से समझते हैं, ठीक है? अब हाइडी कलर ने क्या किया? जेनेटिक प्रिपेयर्डनेस, कि भाई हर चीज़ तो जीन से डिटरमाइन नहीं हो सकती और ऑटोमैटिक भी नहीं होती, कुछ चीज़ें सीखी भी जाती हैं, बिहेवियर ज़्यादातर लर्न्ड होता है।
और उस बिहेवियर की लर्निंग से हम अपने एनवायरनमेंट के लिए अडैप्ट कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट किसने दिया? हाइडी कलर ने। ठीक है। अब दो तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है नॉलेज का। इवोल्यूशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो बायोलॉजिकल हो गया, जो भी तुम्हें जीन्स मिले तुम्हारे पेरेंट्स से जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तुम्हें, एक तो वो हो गया। एक कल्चरल ट्रांसमिशन हो गया। तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा भी कई लोग हैं जो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है। उस साइकोलॉजिकल या फिजिकल लेवल पे उसे हम क्या कहते हैं? कल्चरल ट्रांसमिशन। अब ड्यूल इनहेरिटेंस थ्योरी आ गई इसके हिसाब से। ड्यूल इनहेरिटेंस क्या है? कि इंसान दो तरीके से इवॉल्व करता है। दो फोर्सेस हैं जो उसे इवॉल्व करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। एक तो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस होगी, टॉप डाउन पेरेंट्स है बच्चों के लिए जो जेनेटिक मटेरियल है। और एक कल्चरल इनहेरिटेंस होगी मीम्स के थ्रू। मीम्स क्या? जो भी कल्चर के क्या है स्पेसिफिक नॉलेज है या व्यू पॉइंट है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बच्चे से भी सीख सकते हैं, और बच्चे पेरेंट्स से भी औरों को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर पे। कल्चर क्या है? मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। कि जो भी व्यू पॉइंट है, जो भी थिंकिंग है, बिलीव्स एंड नॉर्म्स है एक सोसाइटी के, उसे हम कल्चर बोलते हैं। ठीक है। अब एसेंशियल फीचर क्या है कल्चर के? कि भाई मटेरियल ऑब्जेक्ट है। मतलब कल्चर में क्या क्या मेन है? एक तो मटेरियल ऑब्जेक्ट हो गए, जो भी टूल्स है, स्कल्पचर है, आर्ट वगैरह होगी। आइडियाज, क्या क्या आइडियाज दिए हैं, क्या क्या नॉलेज है। ठीक है। इंस्टीट्यूशंस, फैमिली किस तरीके से डिजाइन है, मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है, स्कूल क्या है। ठीक है। गवर्नमेंट कैसी है। तो ये तीन मेन पार्ट्स हैं कल्चर के। अब आते हैं कल्चर की क्या क्या प्रोसेसेस है जो बिहेवियर पे इफेक्ट करती है। एनकल्चरेशन, एक कल्चर में रह के इंसान क्या क्या वैल्यूज गेन करता है, क्या क्या आइडियाज हैं, उसका थिंकिंग कैसी है। ठीक है। तो उन चीज का डेवलपमेंट हम क्या कहते हैं? एनकल्चरेशन। अब आते हैं सोशलाइजेशन पे। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के लोगों से, मेंबर से क्या सीखता है? नॉलेज लेता है, स्किल सीखता है, डिस्पोजिशन वगैरह वगैरह। ठीक है। अब मेन एजेंट्स क्या हैं, मेन लोग क्या हैं जो उसके सोशलाइजेशन में इफेक्ट डालते हैं? मेन तो पेरेंट्स हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट उन्हीं के साथ है, बचपन से सीख रहा है। तो मोस्ट डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है पेरेंट्स का बच्चे पे, या गार्डियंस का। अगर पेरेंट्स ना हो तो जो भी गार्डियन या फोस्टर पेरेंट है जो उन्हें रेस कर रहा है उनका इफेक्ट होगा। ठीक है। दूसरा किस पे आता है? स्कूल पे, क्योंकि घर से ज़्यादा दूसरा टाइम तुम कहाँ स्पेंड करते हो? स्कूल पे, कॉलेज पे वगैरह वगैरह। तो उससे इफेक्ट पड़ता है। पीयर ग्रुप्स, दोस्तों के साथ क्या है, दोस्त कैसा इफेक्ट डाल रहे हैं, दोस्तों के साथ कनेक्शन कैसा है, वो इफेक्ट डालता है। ठीक है। मीडिया, जो भी तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो टीवी पे, यूट्यूब पे वगैरह वगैरह, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। ठीक है। एक्लचरेशन, ये क्या है? कि ऐसा चेंज जो दूसरे कल्चर में रहने के साथ या उसके कांटेक्ट के साथ है। जैसे कि तुमने देखा होगा कुछ लोग दूसरे कल्चर में जाते हैं तो उधर के कपड़े पहनने लग जाते हैं, उधर की बात बिलीफ सिस्टम में बिलीव करने लग जाते हैं, बिहेव करने लग जाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये एक्लचरेशन की प्रोसेस कैसी हो सकती है? डायरेक्ट हो सकती है, कि भाई कोई चला गया कल्चर में, वहाँ रह रहा है, तो उसके साथ उस कल्चर में रह के, उसने कल्चर में एनवायरनमेंट में रह के दूसरे देश में जाके वो वैसे ही बन गया। ठीक है। ऑलमोस्ट उनके लोगों की तरह बिहेव करने का। इनडायरेक्ट क्या हो गया? तुमने मीडिया देख लिया, जैसे वो लोगों ने एनीमे देख लिया, या फिर क्या कहते हैं, कोरिया के बीटीएस देख लिया, तो उसकी वजह से अपना बिहेव चेंज करने लगे। इस तरीके से वॉलंटरी, कि अपनी मर्जी से जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है हायर स्टडी के लिए, जॉब के लिए वगैरह वगैरह, तो वहाँ उसने जाके कुछ कल्चर नॉर्म्स थे वो सीख लिए। इनवॉलंटरी क्या हो गया? अ, मर्जी से नहीं गया, पॉलिटिकल रेफ्यूजी है या किसी तरीके का रेफ्यूजी है, लड़ाई हो गई, डिजास्टर हो गया, तो उसे अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी। या फिर कॉलोनियल एक्सपीरियंस हो गया, बाहर से इन्वेजन होगी, दूसरे लोग आके वो अपना कल्चर फोर्स कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर वगैरह वगैरह। ठीक है। अब कल्चरेशन के ऊपर दो डिग्रीज हैं जो किसने दी? जॉन बेरी ने। जॉन बेरी ने क्या किया कि एक तो होता है कि डिजायर कितना है, कि अपने कल्चर से प्यार कितना है, अपने कल्चर की आइडेंटिटी मेंटेन करने का कितना, क्या कहते हैं, डिजायर है एक इंडिविजुअल के अंदर। दूसरा क्या है? ऐसा डिजायर कि दूसरे कल्चर्स के साथ कांटेक्ट में रहने का, या दूसरे कल्चर्स में कितना इंटरेस्ट है। तो इन दोनों फोर्सेस से यार डिसाइड होता है कि एक्लचरेशन किस लेवल पे होगा। ठीक है। अब जो चेंजेस है वो सब्जेक्टिव हो सकता है,
कि एटीट्यूड में चेंज आ गया, उसकी फीलिंग्स में चेंज आ गया किसी एक कल्चर के रिगार्डिंग। दूसरा चेंज क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव लेवल पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? डे टू डे बिहेवियर एक्टिविटीज़ में चेंज आ गया। जैसे कोई जापान में जा रहा है या चाइना में जा रहा है, तो वो इंस्टेड ऑफ स्पून या फोर्क वो किससे खाना खाने लग गया? वो चॉपस्टिक से खाना खाने लग गया, ठीक है? तो ये एक डिफरेंस आ गया। डाइट में चेंज आ गया, ठीक है? उठने सोने का टाइम में चेंज आ गया वगैरह वगैरह, ठीक है? और एक्लचरेटिव स्ट्रेटजीज, क्या क्या स्ट्रेटजी है जिससे कल्चर एक्लचरेशन में इफेक्ट पड़ता है? इंटीग्रेशन, अपनी आइडेंटिटी बनाना, लेकिन दूसरे कल्चर के साथ भी इन्वॉल्व रहना, दूसरे कल्चर से भी सीखना, अपने कल्चर से भी सीखना, ठीक है? उसे हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। एसिमिलेशन, अपने कल्चर आ, से इतना कनेक्टेड ना रहना लेकिन दूसरे कल्चर का हिस्सा बन जाना, ठीक है? सेपरेशन, कि अपने कल्चर पे ज़्यादा फोकस करना, दूसरे के कल्चर को अवॉइड करना, सस्पिशन से देखना दूसरे के कल्चर को, ठीक है? मार्जिनलाइजेशन, अपने कल्चर से भी कनेक्ट ना रहना, दूसरे के कल्चर से भी कनेक्ट ना रहना, ठीक है? तो ये तो हमारे पास 4 प्रोसेसेस हो गए। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।